नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा, छोटे से छोटे गांव के गरीब से गरीब महिलाओं ने 75 साल में पूरे विश्व में बनाया है अमूल को ब्रांड। कहा, 36 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं अमूल के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान डेयरी सहकार योजना का भी किया शुभारंभ। डेयरी सहकार योजना को 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन एनसीडीसी करेगा क्रियान्वित। इस योजना के तहत सहकारिता से समृद्धि तक के स्वप्न को किया जाएगा पूरा। महाराष्ट्र के नागपुर में हनी बी इंस्टीट्यूट ने संवत 2078 नाम से कार्यक्रम का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऑरेंज स्पेशल ट्रेन चलाई है जो विदेशों में संतरों का करेगी निर्यात। कहा, पिछले साल इस पहल से किसानों की डॉलर में हुई थी कमाई। इस साल 1 लाख टन संतरों के निर्यात का रखा है लक्ष्य। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने अपने खेतों में जलाई पराली। किसान खेतों के अवशेषों को खत्म करने के लिए जलाते हैं पराली। किसानों ने कहा, सिर्फ अपनी मजबूरी जलाते हैं पराली। कहा, 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दे सरकार। किसानों की मांगों पर राजी नहीं हो रही पंजाब सरकार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के आनंद में अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज छोटे से छोटे गांव में अमूल के लिए दूध उत्पादन करने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल के ब्रांड को बनाया है। ये एक ऐसा उदाहरण है कि कई लोग एक साथ जब अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत बन सकती है, और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। छोटे से छोटे गांव में चाहे एक गाय और एक भैंस रखकर अमूल में अपना दूध देने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल की ब्रांड को बनाया है। इसको प्रणाम कर मैं इसका अनुमोदन करता हूं। एक ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे लोग अगर एकत्रित आते हो और अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। हम छोटे हो सकते हैं मगर संख्या में बहुत बड़े हैं। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मित हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता कहते हैं। अमित शाह ने कहा कि जब इसकी कल्पना की गई तब 200 लीटर के आसपास दूध एकत्रित होता था और आज अमूल का वार्षिक टर्नओवर 2020-21 में 53,000 करोड़ को पार कर चुका है। हर रोज 30 मिलियन लीटर दूध को प्रोसेसिंग और भंडारण करने की क्षमता अमूल ने विकसित की है। 36 लाख किसान परिवार इसे अपना व्यवसाय बनाकर इसके साथ जुड़े हुए हैं और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 200 लीटर के आसपास दूध एकत्रित होता था जब इसकी कल्पना की गई। कल्पना तो शायद करीब ही नहीं होगी, मगर एक जवाब देना चाहते थे, हमारा शोषण आप नहीं कर सकते हो, और उसका रास्ता ढूंढने का एक प्रयास था। 200 लीटर के आसपास रोज दूध इकट्ठा होता था। इतनी छोटी सी तो शुरुआत थी। आज यही अमूल का वार्षिक टर्नओवर 2020-21 के अंदर 53,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 53,000 करोड़। हर रोज 30 मिलियन दूध का प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये करने की क्षमता आज अमूल ने विकसित की है। 36 लाख किसान परिवार इसको अपना व्यवसाय बनाकर इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपना जीवन निर्वाह सम्मान के साथ कर रहे हैं। 18,600 से ज्यादा
गांव की छोटी छोटी दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव्स आज इस काम के अंदर व्यस्त है और अमूल को एक वटवृक्ष बनाने में अपना योगदान दे रही। 18 जिला स्तरीय डेयरियां हैं और इसके साथ 87 जगह पर पूरे देश भर में अलग अलग मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं। एक 200 लीटर दूध को ये कलेक्शन से लेकर 30 मिलियन लीटर दूध के कलेक्शन तक की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है मित्रों। अमित शाह ने कहा कि अब किसान अपनी भूमि का परीक्षण और ऑर्गेनिक और कुदरती खेती करने में लगे हैं, मगर उनके पास अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। किसानों के पास अपने प्रोडक्ट को देश विदेश में भेजने का जरिया नहीं है। शाह ने कहा कि क्या कोई सहकारी संस्था ये जिम्मेदारी ले सकती है जिसमें एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादों की टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। देश भर के अंदर एक नए प्रकार की जागरूकता आई है। काफी किसान ऑर्गेनिक खेती करने लगे, काफी किसान नेचुरल खेती, कुदरती खेती करने लगे हैं, मगर उनकी जो प्रोडक्ट है उसके मार्केटिंग के लिए इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ना देश में है ना विदेश में भेजने का जरिया है। क्या हमारी कोई सहकारी संस्था ये जिम्मेदारी ले सकती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तैयार किया जाए, इनकी भूमि की जांच की, परीक्षण की, उनकी उत्पादों की ऑर्गेनिक है या नहीं है इसकी टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाजार के अंदर मुनाफे के साथ, बहुत बड़े मूल्य के साथ बेचा जाए और वो सारा मूल्य का फायदा वो गरीब किसान के पास पहुंचे। अगर हम ये कर सकते हैं तो भूमि संरक्षण के लिए, जल संचय के लिए, उत्पादन वृद्धि के लिए और किसान की समृद्धि के लिए चारों हिसाब से बहुत बड़ा फायदा होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना का भी शुभारंभ किया। डेयरी सहकार योजना को 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन NCDC क्रियान्वित करेगा। इस योजना के तहत सहकारिता से समृद्धि तक के स्वप्न को पूरा किया जाएगा। डेयरी सहकार के तहत पात्र सहकारिताओं की वित्तीय मदद की जाएगी ताकि वे पशुधन विकास, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, माल यातायात, दूध और दुग्ध उत्पादों के भंडारण तथा किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर भारत के समग्र उद्देश्य के तहत दुग्ध उत्पादों के निर्यात संबंधी गतिविधियां चला सके। 5,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए, करोड़ रुपया भारत सरकार NCDC के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अंदर देने वाली है। वो योजना का भी आज शुभारंभ उन्होंने ठीक कहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो गुजरात में, और इससे बाकी के देश के राज्यों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपाला साहब का और मोदी जी का मन बड़ा है। 5,000 करोड़ खर्च कर दीजिए, अगले साल 10,000 करोड़ देंगे क्योंकि ये तो ऋण देना है। मगर इसका महत्तम फायदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, कोऑपरेटिव मिल्क यूनियनों ने उठाना चाहिए। और महाराष्ट्र के नागपुर में हनी बी इंस्टीट्यूट ने संवत 2078 नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर और विदर्भ की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए हमने ऑरेंज स्पेशल ट्रेन चलाई है जो विदेशों में संतरों का निर्यात करेगी। पिछले साल इस पहल से किसानों की डॉलर में कमाई हुई थी। इस साल हमने 1 लाख टन संतरों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। परचेसिंग पावर तुम्हारी बढ़ेगी तो नागपुर की इकोनॉमी मल्टीप्लाई होगी, और इसलिए नागपुर और विदर्भ की इकोनॉमी मल्टीप्लाई करनी होगी तो किसानों का उत्पादन बढ़ाना होगा। अब मैं किसानों में काम करता हूं। अभी आपने सुना होगा कि हमने रेलवे की गाड़ियां शुरू की, ऑरेंज स्पेशल, और उसमें से देश भर में ऑरेंज भेजे, बांग्लादेश में भेजे।
तो करीब 8,000 टन ऑरेंजेस हमने भेजे, जिसकी डॉलर में कमाई हुई बाहर भेजे। अब इस साल मैंने तय टन ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करेंगे। अब 1 लाख टन अगर ऑरेंजेस एक्सपोर्ट होंगे तो बाजार में 20 रुपए किलो का भाव होगा, तो किसान को 32 रुपए 34 रुपए किलो मिलेगा। डॉलर में पैसा मिलेगा तो किसान धनवान होगा। अगर किसान धनवान होगा तो वो क्या करेगा? वो घर बांधेगा। घर बांधेगा तो स्टील और सीमेंट खरीदी करेगा और पेंटर को बुलाएगा, रंग लगाओ डिस्टेम्पर, तो उसको काम मिलेगा। फिर होटल में जाएगा, बच्चों को कपड़े देगा, कपड़े लेगा तो कपड़े वाले को काम मिलेगा। तो हमारे यहाँ की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाना है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जम्मू कश्मीर के लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के ब्लॉक बूधल की पंचायत धार के लोगों को जहां कच्चे घरों की जगह पक्के मकान मिले हैं, वहीं किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे 6,000 रुपए भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी लोग कई योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी पंचायत में इस वक्त जो है 100 से ज़ायद मकान जो है कच्चे से पक्के में बदल चुके हैं। 95% लोगों की पेंशन लग चुकी है। 60% लोगों को जो है PMVVY एक स्कीम है, जिसके तहत माँ को जो है वो पहले बच्चे पे जो 5,000 के तौर पे सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो दिया जाता है उसको एक अमदाद, वो मैंने 60% से ज़्यादा जितनी भी माएँ हैं उन सबको दिलवाया है। उसके बाद बच्चियों को शादी के लिए जो स्कीम है समाज के स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम जो है, उसके तहत बच्चियों को 40,000 रुपये जो वो दिलवाया है। यहाँ पे PM किसान के तहत जो है वो मज़दूरों को, किसानों को कुल जो है वो 6,000 जो है पूरे साल का उनको मिलता है। तो वो भी एक बड़ी अच्छी स्कीम है। इसके साथ में और बहुत सारी स्कीमें, इंश्योरेंस की हैं, बहुत सारी स्कीमें जिनका जो फ़ायदा गरीब आवाम को मिल रहा है। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली और उसके आसपास के इलाके भयंकर जाते हैं। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के उन किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है जो अपने खेतों के अवशेषों को खत्म करने के लिए पराली जलाते हैं। खबर है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने खेतों में पराली जलाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि किसानों ने इसे सिर्फ अपनी मजबूरी बताया है। अमृतसर के देवीदासपुरा के किसानों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर वे भी चिंतित हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। अपने खेत में पराली जलाने वाले एक किसान ने कहा कि कई सालों से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें 6,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दे, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर राजी नहीं हो रही है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि महीने भर पहले पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए अपनी कार्य योजना पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA को सौंपी थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी बड़ा कारक होता है। ऐसे में राज्यों ने पराली के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक उपकरण खरीदने में असमर्थ किसानों को किराए पर कृषि मशीनें देने के लिए और कस्टम हायरिंग सेंटर CHC की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। इन मशीनों में पराली को दबाकर गांठ में बदल दिया जाता है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव की शुरुआत की। उत्सव में कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल लॉन्च किया गया। CLAP अपने पोर्टल के माध्यम से लगातार साल भर जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ट्री क्रेज फाउंडेशन के साथ साझेदारी में ये बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। उत्सव में फिल्म गंगा रिवर फ्रॉम द स्काइज को प्रोमो भी लॉन्च किया गया। गंगा उत्सव 1 से 3 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश के 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल गंगा उत्सव समारोह आज़ादी के 75 साल और आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए चल रहे समारोह का हिस्सा है। इस वर्ष उद्देश्य गंगा उत्सव 2021 को भारत के विभिन्न नदी घाटियों तक ले जाने और नदी उत्सव समारोह को बढ़ावा देना है। स्वच्छ गंगा ने गंगा उत्सव के माध्यम से आम लोगों का नदी से जुड़ाव को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 4 वर्षों से इस आयोजन ने नदियों से सभी वर्ग के लोगों का जुड़ाव स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम किया है। हम सब जानते हैं कि देश की 40% से ज़्यादा आबादी जो है
वो उसकी आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गंगा पर निर्भर है, उसका जीवन गंगा पर निर्भर है। आज इस समय में जब पूरी दुनिया में हो रहे सारे जो चेंजेस हैं, जिस तरह से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट में जो जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण से जो चुनौतियां बन रही हैं, पूरा विश्व जब उन चुनौतियों को लेकर के व्यथित भी है, चिंतित भी है, भयभीत भी है, तब हम सब लोगों के सामने ये अवसर है कि हम इस बात का आकलन करें कि इन सभ्यताओं के विकास में नदियों ने जो हमको इतनी सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक जो हमको जीवन दिया, लेकिन इन सब वर्षों में, इन सहस्त्र वर्षों में हमने नदियों को क्या दिया है, इस बात का आकलन करने का अब समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज 1700 से अधिक परिवारों को मुरादाबाद के अंदर एक दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इस आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को, गरीबों और वंचितों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। परिवारों को एक दिन में मुरादाबाद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इस आवास सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्राधिकरण और डूडा के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस सुविधा का लाभ यहाँ के लाभार्थियों को देकर के उनकी दीपावली को और भी अच्छी दीपावली बनाने का कार्य किया है। 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों, महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई स्वरोजगार संस्थान कई कार्यक्रम चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी एक संस्थान जहां महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहा है, वहीं बैंकिंग व्यवस्था की भी जानकारी दे रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तमाम संस्थाएं आज कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ उठाते हुए महिलाएं न केवल सशक्त हो रही हैं, बल्कि स्वरोजगार से उन्हें नए अवसर भी मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में त्योहारों को देखते हुए यूको ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान द्वारा आकर्षक मोमबत्ती बनाने को लेकर प्रशिक्षण शिविर शुरू किए गए हैं। नाहन में आयोजित ऐसे ही शिविर में महिलाओं को सुगंधित और आकर्षक मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मार्केटिंग के लिए बैंक सुविधा के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। महिलाएं यहां पर आकर काम सीख रही हैं, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। ये मोमबत्ती बनाने का जो प्रशिक्षण है, इसमें जैसे चाइनीज़ आइटम हमारे वो बाज़ार में आ रही है, चाइनीज़ जो लाइट्स हैं यहाँ, उसको हमने चाइनीज़ सामान का वो बहिष्कार से करना है। तो अगर हम अपने भारत में ही जैसे मोमबत्ती तैयार करते हैं, तो हम उनका अपने भारतीय सामान का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं और बाहर के विदेशी सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। और इससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो महिलाएं हैं, उन्हें एक स्वरोजगार की राह भी मिलती है। हम यूको आरसीटी में मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे कि हम अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। और अब जैसे दिवाली है तो हम अपनी मोमबत्तियां बनाकर उनको बाज़ार में बेच सकते हैं और अपना रोजगार चला सकते हैं। वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद करते हुए ये शिविर विदेशी सामान की बजाय लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश भी दे रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में 3 पंचायतों की महिलाओं ने भाग लिया। योजना है कि आगे और भी ऐसे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाए। गांव के लोगों को हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम कैसे स्वयं भी जो है उसी स्टैंडर्ड की और उसी तरीके की मोमबत्तियां बना सकते हैं। तो हमने यहाँ को पिछले 10 दिन इनको एरोमेटिक कैंडल्स के बारे में भी बताया है, जेल कैंडल्स के बारे में भी बताया है, डेकोरेटिव कैंडल्स के बारे में भी इनको सिखाया गया है। तो हमारे प्रशिक्षण से इनको अब जब हम देख रहे हैं कि इनके बीच में काफ़ी उत्साह पैदा हुआ है और उनमें एक उमंग पैदा हुई है कि इस बार त्यौहार में हर अपने अपने घर में मोमबत्तियां बनाएंगी और अपने क्षेत्र में उसको बेचने का प्रयास करेंगी। त्योहारों के मौके पर इन महिलाओं का त्योहार भी शुभ हो,
इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये महिलाएं इतने सुंदर उत्पाद को बनाना सीख रही हैं और उनकी बिक्री के लिए भी जानकारी जुटा रही हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाएं ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। कोंकण के किसान इस समय तैयार धान और रागी की कटाई करते रहें। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई जारी रखें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोंकण में ही इस समय अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में यहाँ के किसान केले और नारियल के बागों में सिंचाई करें। यहीं इस समय किसान भिंडी, सरसों और तरबूज की बुआई कर सकते हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान धान और सोयाबीन की अगेती किस्मों की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ काबुली चने की बुआई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं सुबह के समय कपास की चुनाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ के किसान आलू, फूलगोभी, मटर, प्याज और लहसुन की रोपाई कर सकते हैं। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ ये समय काबुली चने की बुआई के लिए अनुकूल है, तो किसान इसकी बुआई यहाँ जारी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गेहूं की बुआई के लिए खेतों की जुताई और बुआई करते रहें। मराठवाड़ा में ही इस समय टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, प्याज, पत्ता गोभी और मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। लेकिन रबी सब्जियों की रोपाई के बाद उनमें हल्की सिंचाई जरूर करें। विदर्भ के किसान सोयाबीन की कटाई और कपास की चुनाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, काबुली चना और सरसों की बुआई जारी रखें। यहीं के किसान इस समय अंबिया बहार संतरे की तुड़ाई करते रहें। विदर्भ में ये समय गेहूं, चना, कुसुम, सरसों और अलसी की बुआई के लिए अच्छा है। विदर्भ में ही इस समय बैंगन में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है।
100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग जरूर लें। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।